हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिस्टल मैथ्स। दिस इज़ योर गोल्डन वीक। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सीबीएसई के थ्रू रिलीज़ किए गए कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि हम यहाँ पे आपको कवर करा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में सेक्शन ए मैंने कवर कराया था। आज हम मिलकर सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ए पी हैज़ 5, 8, 11 एंड दिस हैज़ 40 टर्म्स। ठीक है, एक एपी है और इसके 40 टर्म्स हैं इस पर। तो फाइंड द लास्ट टर्म। सबसे पहले तो आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली अगर उसमें 40 टर्म्स हैं तो उसका लास्ट टर्म 40 ही होगा, 40th टर्म। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, यानी कि n माइनस वन यानी कि n भाई 40 है यहाँ पे, तो 40 माइनस वन कर देंगे 39। यहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म इज़ 5, 39 इंटू इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपको पता है भाई 5, 8, 11। इसमें डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 माइनस 5 या 11 माइनस 8 करके 3 आ रहा है। तो ये हो गया 5 प्लस दिस इज़ 117, नाउ दिस इज़ 122। ये निकल कर आया 40th टर्म। अब हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर बोला है फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट के 10 टर्म्स का भी आपको सम फाइंड आउट करना है। तो लास्ट के 10 टर्म्स तो यही होंगे, A31, A32 से लेके A40 तक के टर्म्स जो होंगे वो लास्ट के 10 टर्म्स होंगे और इनका सम आपको फाइंड आउट करना है। मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ है, जिसने भी एपी वाली प्लेलिस्ट ना देखी हो जाके पहले वो देख ले और इस क्वेश्चन को करे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। भाई a तो यहाँ पर है 31, ठीक है, 31 वाला टर्म, और l यानी कि लास्ट टर्म है यहाँ पर 40th टर्म। तो अब आपके पास 40th टर्म तो है लेकिन आपको A31 वाला टर्म निकालना पड़ेगा, तो वो ज़रा यहाँ निकाल लेते हैं पहले। A31 इज़, दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं इसी AP में, 5, 8, 11 वाली AP में ही। तो A प्लस 31 माइनस 1 यानी कि 30D। यहाँ हुआ 5 प्लस 30 इंटू 3, सो दिस इज़ 95 सॉल्व करने के बाद। अब देखो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं। n की जगह पर तो ऑब्वियसली ये लास्ट के 10 टर्म्स हैं तो 10 रखना पड़ेगा आपको। 31 हुआ 95 प्लस, और 40th टर्म हो गया 122। इसे सॉल्व करेंगे भाई, ये तो आ रहा है 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस इज़ 217, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है 1085। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो एक और बार देख लीजिएगा ना क्लियर हुआ हो तो वैसे, और यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी इसका दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अ ट्री इज़ ब्रोकन। एक ट्री है जो टूट जाता है स्टॉर्म की वजह से, कुछ इस तरीके से कि उसका जो टॉप है ट्री का वो टच कर रहा है ग्राउंड को और एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का विद द ग्राउंड। अब इस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करिए, तो इमेजिन करके ये सिचुएशन काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। भाई मान लिया कि ये एक ट्री है, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग को इग्नोर करना, मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ से ये कट हो गया, यानी कि टूट गया, एक तरह से ब्रोक हो गया। तो ये अपर पार्ट भाई आके नीचे गिर जाएगा इस तरीके से। नीचे गिरने के बाद ग्राउंड के साथ में ये एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट। अच्छा, जो ऊपर वाला जो ये टूटा हुआ पार्ट है इसकी लेंथ भी इन्होंने दे दी है आपको। क्या लेंथ है, 8 मीटर्स लेंथ है, यानी कि ये जो पार्ट है ये 8 मीटर्स की लेंथ है इसकी। ठीक है भाई, यानी कि इसकी भी जो लेंथ होगी वो 8 मीटर्स ही होगी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है आपको, यानी कि आपको सिर्फ ये वाली लेंथ और पता करनी है और उसको 8 में प्लस कर देना है, तो पूरे ट्री की लेंथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सिचुएशन अगर समझ में आ गई है तो हम नीट एंड क्लीन डायग्राम थोड़ा इसका बना लेते हैं। ऐसे समझ लेते हैं कि ये था वो ट्री जो कि यहाँ से ब्रोक हुआ है और इस तरीके से गिर गया है और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। ठीक है, ये है जो हाइट, ये तो इसकी 8 दे रखी है, आपको पता करनी है यहाँ से x वाली लेंथ आपको पता करनी है, और ये भी आपके पास 8 ही गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको आने चाहिए भाई। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखो हाइपोटेन्यूज गिवन है
और परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर रखेंगे 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि x और हाइपोटेन्यूज है 8। साइन 30 इज 1/2 x/8। यहाँ से कटिंग की हमने और x आ गया हमारे पास 4। जो टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की वो क्या आएगी? टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज x + 8, क्योंकि आपको ऊपर वाली 8 भी तो प्लस करनी है, तो x की जगह पे आप 4 रख दो। तो दिस इज़ 12 मीटर। ये आपके पास पूरे ट्री की हाइट निकल आई बिफोर इट वॉज ब्रोकन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे ये पता नहीं क्या होता रहता है डेली डेली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं जो कि इस तरह एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है भाई, इससे पहले ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं ज़रा एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल लेती हूँ, उससे समझो। देखो, मान लीजिए कि ये एक टावर है। ठीक है, रुको थोड़ा छोटा टावर बना लेती हूँ। भाई मान लीजिए ये एक टावर है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और यहाँ आ गया आपका दोस्त आपसे मिलने। ठीक है, तो क्या होगा भाई, लाइन ऑफ साइट क्या होती है? हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा। लाइन ऑफ साइट होता है जब आप बिल्कुल सीधे देखो, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट आपके दोस्त की। लेकिन उसको आपको देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, तो वो हाय हेलो करेगा आपसे। ठीक है, हाय बाय बोलेगा। तो अब क्या हुआ, उसने अपनी लाइन ऑफ साइट से हटकर आपको थोड़ा ऊपर होके देखा। तो दिस इज, ये जो एंगल बना है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब आप भी इतने बुरे तो हो नहीं कि उसे इग्नोर कर दोगे। आप भी देखोगे, अरे 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 तू आ गया, तो आप भी देखोगे नीचे की तरफ। आपकी लाइन ऑफ साइट तो सीधी थी भाई, आपको सीधे देखना चाहिए था, लेकिन आपने देखा अपने दोस्त को देखने के लिए नीचे की तरफ। सो दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपनी लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ देखते हो तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर आप अपनी लाइन ऑफ साइट से नीचे की तरफ देखोगे तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे डिप्रेशन वाला केस बन रहा है और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन वाला केस बन रहा है। अब ये बात अगर क्लियर होगी तो ये कंसेप्ट आपको, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो, बोल रहा है 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, देखो भाई एक रोड है यहाँ पे, यहाँ बना लेते हैं इस रोड को, ये रोड है यहाँ पे। ठीक है, और इसके दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे ऐसे पोल्स खड़े हुए हैं, इमेजिन कर लो थोड़ा सा। और ये जो रोड की विड्थ है वो आपको दे दी है 80 मीटर। अब देखो, क्वेश्चन ने आपको अलग तरीके से बताया है कि रोड की विद 80 मीटर है, तो हमें क्या दिख नहीं रहा कि इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा क्लियर बनाओ भाई, और थोड़ा अच्छे से बनाओ यहाँ पे कि ये 2 पोल्स हैं इस तरीके से, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये है 80 मीटर। ठीक है, ये 80 मीटर की डिस्टेंस है। अब आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, उनके बीच में आपने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, एकदम बीच में नहीं, कहीं भी ले लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं दोनों पोल्स के टॉप पर। यानी कि अगर पी पॉइंट पे मान लो आप खड़े हो, तो आप इसके टॉप पे देख रहे हो और इसके टॉप पे भी देख रहे हो, तो दोनों साइड अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग बन रहा है, यहाँ पे कुछ अलग बन रहा है। कह रहे हैं 60 और 30 बन रहा है। अब ये कैसे पता चले कहाँ पे 60 कहाँ पे 30? तो यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाओ कि अगर तुम किसी भी टावर को देख रहे हो, अगर यहाँ खड़े होके देखोगे इस टावर को, तो यहाँ पे ज़्यादा एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट से, या फिर थोड़ा दूर खड़े होके देखोगे तो एंगल ज़्यादा बन रहा है। ये एंगल को देखोगे तो पता चलेगा कि जब ज़्यादा पास आते चले जाएंगे हम टावर के, और उस तरह से देखेंगे टावर को, मतलब ज़्यादा पास आते हुए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूर चले जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, घटता चले जाएगा, और ज़्यादा एंगल छोटा होता चले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हो भाई, जितना पास हम जाएंगे उतना हमें ऊपर करके देखना पड़ेगा अपने सिर को। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से देखो, ये क्योंकि यहाँ से पी पॉइंट दूर है, तो ये एंगल होगा कम,
30 डिग्री होगा। और यहाँ से क्योंकि ये P पॉइंट ज़्यादा है, सॉरी ये कम था, हाँ मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो एंगल कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो एंगल ज़्यादा होगा। अब अगर ये सिचुएशन समझ में आ गई हो तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से बतानी है, मान लो ये x है, तो एक तो इस पोल से बतानी है इसकी डिस्टेंस इसी पॉइंट की, और इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से 80 - x होगी, क्योंकि टोटल 80 है इस वजह से। तो चलो अब नीट एंड क्लीन डायग्राम पे चलते हैं भाई, इसमें देखेंगे हम कि करना क्या है इसके अंदर हमें। तो ये डायग्राम तो भाई समझ में आ चुका होगा, डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। देखो यहाँ दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, एक तो है ABP, ठीक है, एक तो ये वाला ट्रायंगल है ABP, और एक ट्रायंगल दूसरा वाला है। पहले एक ट्रायंगल को देख लेते हैं, ट्रायंगल ABP को, ठीक है। इसमें देखो आपको परपेंडिकुलर दे रखा है AB और बेस दे रखा है BP, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो 10 थीटा, थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, AB अपॉन BP, ठीक है। 1060 की वैल्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू h, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था दोनों पोल्स की हाइट h है, तो आपने यहाँ पे h लिख रखी है, देख लो, ठीक है। h अपॉन BP है x, तो यहाँ से आपके पास h निकल कर आ गया x √3, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे, ठीक है। अब सेकंड वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। ये वाला ट्रायंगल जो है दूसरे कलर से दिखा देती हूँ एक बार, ये ट्रायंगल जो है CPD या कुछ भी कह लो, CDP, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल पे चल लो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम चीज़ है भाई, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो देखो 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 1030 इज़ 1/√3, तो इसको ऐसे लिख लो भाई 1/√3, और CD क्या होगा, CD है h अपॉन दिस इज 80 - x, यहाँ से h क्या आ गया, h आ गया आपके पास 80 - x अपॉन, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, √3, तो ये दूसरी इक्वेशन आपके पास बन गई। अब देखो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, दोनों ही h की वैल्यू हैं, तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। चलो अब इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, 1 = 2, तो x √3 इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3, √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 - x, ठीक है। x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो 3x + x यानी कि 4x इज इक्वल टू 80, और इसे कैंसिल करेंगे 20 से, यानी कि x निकल कर आ गई 20। सो AB पोल से अगर देखा जाए तो इस P पॉइंट की डिस्टेंस है 20, और अगर CD पोल से देखा जाए तो इस P पॉइंट की डिस्टेंस है 80 - 20, यानी कि यहाँ हो गई 60, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, यहाँ कह रहा है PA और PB ये दो टेंजेंट्स हैं जो सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं विद द सेंटर O, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं अच्छा सा, ये रहा वो सर्कल, ठीक है। इस पर दो टेंजेंट बना लेते हैं अच्छी अच्छी वाली, ये है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ठीक है। इसको P पॉइंट बोल दो, और ये हो गया A और ये हो गया B, तो ये PA और PB टेंजेंट हो गए, और दिस इज़ O, कहीं और ले लेते हैं इसको, O को यहाँ ले लो O, ठीक है। चलो एंगल, एक तो इन्होंने बोला है PA जो है 6 है, ठीक है, मेंशन कर देते हैं PA जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। दूसरा बोला एंगल APB यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इस ये जो कॉर्ड बन रही है ना AB, इसकी लेंथ पता करनी है। कॉर्ड तो सबको पता होगा ना, डायामीटर नहीं होती है कॉर्ड, ठीक है, 2 पॉइंट सर्कमफेरेंस से जो होते हैं वो कॉर्ड बना लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो कैसे पता करेंगे, AB लेंथ आपको पता करनी है, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या है, एक प्रॉपर्टी ही कल मैंने ही बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि जब एक सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट गुजरती हैं तो हमेशा उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ये बताया था मैंने,
कल के लेक्चर में जब हमने सेक्शन ए किया था, ठीक है, तो उनकी लेंथ क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। एक और प्रॉपर्टी होती है जो आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स चैप्टर में, कि जब भी दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। मान लो कि दो एंगल्स अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, उनके आमने सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखो इस प्रॉपर्टी के थ्रू तो ये हो गई बात कि पी ए जो है वो क्या होगी, पी बी के बराबर होगी, ठीक है। ये जो पी ए है ये पी बी के होगी बराबर। और अगर पी ए पी बी के बराबर है तो ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरीके से बन रहा है ये ट्रायंगल पी ए और ये बी। अब जब ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो पी बी के सामने वाला जो एंगल है वो ये रहा और पी ए के सामने वाला एंगल जो है वो ये रहा, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी होंगे बराबर। अब इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्स, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो हम लिखते हैं भाई 60 डिग्री प्लस एक्स ये होते हैं 180 डिग्री के बराबर। ये हो गया 2x, 60 को वहाँ ले गए तो हो गया 120, दिस इज़ 60। तो x आ गया आपके पास 60। अब खुद सोचो, अगर ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है और ये तो दे ही रखा था क्वेश्चन में कि 60 है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और तीनों की तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं, यानी कि पी बी और पी ए और ए बी ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर पी ए 6 है तो फिर ए बी भी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। तो लेंथ निकालनी थी, निकल गई लेंथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बोला गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द थ्री पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 के आपको मल्टीपल्स लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। तो एक तो मल्टीपल होगा 5x, अब उसका नेक्स्ट क्या होगा, 5x में अगर आप 5 जोड़ दोगे, किसी की भी जब टेबल चलनी होगी तो आप क्या करते हो, उसी नंबर को अगेन अगेन जोड़ते जाते हो ना, तो वही है 5x, यानी कि 5 का एक मल्टीपल और उसी में 5 जोड़ दो, फिर इस वाले नंबर में दोबारा से 5 जोड़ दो तो हो गया 5x + 10। ये हो गए 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो कि 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। x को 1 रख के देख लो भाई, नहीं पता चल रहा हो तो x को 1 रखोगे तो पहला नंबर तो 5 है, दूसरा हो जाएगा 5 1 जा 5 + 5 10 और तीसरा हो जाएगा 15। आ गए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यही बताने हैं। तो बताने क्या है, मतलब यही हमें लिखने हैं, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में कि इनके जो स्क्वायर्स है ना उनका सम कर दो और उसको इक्वल रख दो 7 to 5 के, ठीक है। कर देते हैं। तो एक तो हो गया भाई 5x का होल स्क्वायर प्लस 5x + 5 का होल स्क्वायर और हो गया 5x + 10 का होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 7 to 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, साथ साथ करते चलते हैं। 25x² प्लस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोलो, 5x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया 25 प्लस दिस इज़ 50x, ठीक है। नाउ दिस इज़ 25x² प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस दिस इज़ 100x एंड इक्वल में क्या है, 7 to 5 है, 7 to 5, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे जब इसको भाई 25 25 25 मिल के हो गया 75x², ठीक है। और क्या है, इसके बाद है भाई जितने भी x हैं वो मिल रहे हैं आपको, कहाँ गया, एक और x होगा ना इधर, हाँ यही है, तो 150x हो गया, ठीक है। इनको देख लोगे 125 और ये वहाँ जाके मतलब 7 to 5 को जब राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो वो हो जाएगा -600 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो, 75 में आ रहे हैं, 75 को कॉमन ले लो और वो नीचे चले जाएगा तो वो तो 0 में डिज़ोल्व हो जाएगा, बचेगा क्या, 75 कॉमन लेने के बाद बचेगा दिस इज़ 2x, क्योंकि 75 कॉमन ले लिया आपने और ये 75 में 8 टाइम्स जा रहा है, ठीक है।
दिस इज़ 0। अब इसको इजीली सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है सभी लोगों ने। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे x प्लस 4 एंड दिस इज़ -2 को यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, कलर बदल लेते हैं भाई। ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बचेगा आपके पास x, एक तो -4 आ गया और यहाँ x जो है वो 2 आ गया। ठीक है, दो आपको x की वैल्यू मिल गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप उसमें बोला है क्वेश्चन में भाई पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, तो नेगेटिव का करेंगे क्या? हम नेगेटिव को काट दो ना, आप सिर्फ x की वैल्यू 2 से काम चलाओगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर्स हमने यहाँ रखे हैं ना, इसमें 2 की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो क्या नंबर्स आ रहे हैं भाई, यहाँ रखा तो 5 2 जो 10 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ रखेंगे 5 2 जो 10 प्लस 5 15 आ रहा है और यहाँ रखेंगे तो 20 आ रहा है। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको मिल गए, यही है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये इसका सल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को कवर करेंगे और इसकी PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।